देखो यार, अगर तुम लोग डेनियल गार्सिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में गार्सिया के रिटर्न होने के बाद गार्सिया के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में नाइगल मैकगनिस के अगले मैच को लेकर नाइगल मैकगनिस का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू की वुमेन डिवीजन की एक बड़ी सुपरस्टार एईडब्ल्यू को इस महीने के एंडिंग पर लीव करने वाली है। तो गाइज वहीं वार्नर मीडिया के एईडब्ल्यू कंपनी के स्टॉक्स ओन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डांसिंग डेनियल गार्सिया की। गाइज यहाँ पर ये चीज़ तो हम सभी लोगों ने देखा, कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के ट्यूसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर डेनियल गार्सिया ने एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न किया और गार्सिया शो के ऊपर प्रोमो कट करके ये बोलते गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव नहीं कर रहे गए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर स्टे कर रहे गए। और कल यहाँ पर गार्सिया ने जब शो के ऊपर ये प्रोमो कट किया तो काफ़ी सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि डेनियल गार्सिया ने एईडब्ल्यू के अंदर फाइनली यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। बट गाइज अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेनियल गार्सिया ने अभी भी एईडब्ल्यू के ऊपर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है और डेनियल गार्सिया अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर उनके ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं जो बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी और डेनियल गार्सिया के लंबे टाइम तक बात करने के बाद डेनियल गार्सिया ने टोनी खान से रिक्वेस्ट की गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़ा और टाइम लेना चाहते गए और वो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहेंगे। बट अगर यहाँ पर इसके अंदर टोनी खान गार्सिया को टीवी पर वापस लाना चाहते गए तो गार्सिया यहाँ पर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। और क्योंकि टोनी खान गार्सिया के वर्क को काफ़ी पसंद करते गए तो इसीलिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन ना होने के बाद भी डेनियल गार्सिया के कहने की वजह से टोनी खान ने गार्सिया को टीवी के ऊपर वापस लाया है और ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर डेनियल गार्सिया को लेकर फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि जिस तरीके से गार्सिया ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से बात की गई उसके बाद एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ये बिलीव करती गए कि गार्सिया यहाँ पर 100% री साइन करने वाले गए और वो यहाँ पर पॉसिबली कुछ टाइम सोचने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर या तो और सैलरी की डिमांड करेंगे या फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर डेनियल गार्सिया न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं वुमेन्स रेसलिंग की वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार मरिया कैनिस जो करंटली एईडब्ल्यू और आरओएच कंपनी के लिए काम करती गए वो यहाँ पर फाइनली टोनी खान की कंपनी को लीव कर रहे गए। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 2 साल पहले माइक बेनेट, मैट टेविन और मरिया कैनिस ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था और माइक बेनेट और मैट टेविन जहाँ एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर लगातार अनडिस्प्यूटेड किंगडम फैक्शन के साथ काम कर रहे गए, वहीं मरिया कैनिस एईडब्ल्यू के शो पर काम न करके बल्कि पिछले कुछ टाइम से आरओएच के ऊपर काम कर रही थी और आरओएच के अंदर फैक्शंस को लीड करने के बाद पिछले कुछ टाइम से वो आरओएच के शो पर भी अपीयर नहीं हुई गए और लगातार एईडब्ल्यू और आरओएच के शो पर बुक ना होने के बाद मरिया कैनिस का एईडब्ल्यू और आरओएच का कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर ओवर हो रहा है और मरिया कैनिस ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि अक्टूबर 2024 के एंडिंग के ऊपर उनका एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा और अक्टूबर महीने के एंडिंग के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर दूसरे कंपनी से बुकिंग लेने वाले गए और इनडायरेक्टली मरिया कैनिस ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू में उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो 100% एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रही गए और अगर यहाँ पर कोई और कंपनी चाहे तो मरिया कैनिस को उनके शो के ऊपर बुक कर सकती गए। और यही मरिया कैनिस ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट की कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को अक्टूबर के एंडिंग पर लीव करेंगी, एईडब्ल्यू के मार्क्स के द्वारा मरिया कैनिस को ट्रोल करने की कोशिश की गई, जहां पर एक एईडब्ल्यू के मार्क के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये बोला जाता है कि मरिया कैनिस ने पिछले 2 साल में एईडब्ल्यू में कुछ भी नहीं किया है और वो टोनी खान के पैसों को बर्बाद कर रही गए। जिसके जवाब में मरिया कैनिस ट्वीट करके ये बोलती गए कि ये बात बिल्कुल ही सही है कि पिछले 2 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि उन्हें यहाँ पर कंपनी ने कुछ करने को नहीं बोला है। और बेसिकली मरिया कैनिस का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कंपनी उनसे कुछ करने के लिए बोलेगी तभी वो शो के ऊपर कुछ कर सकते गए। वेल मैं यहाँ पर मरिया कैनिस के बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि टोनी खान ने जिस तरीके से मरिया कैनिस को यूज किया वो यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। वेल मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि मरिया कैनिस टीएनए के ऊपर उनका रिटर्न करे। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की तो नाइगल मैकगनिस के एईडब्ल्यू पर इंडिंग रिटर्न के बाद अब नाइगल मैकगनिस ने एईडब्ल्यू में उनके पॉसिबल फ्यूचर मैच को लेकर बात की, जहां पर नाइगल मैकगनिस से जब ये पूछा गया कि ब्रायन डेनियल्सन को ग्रैंड स्लैम पर फेस करने के बाद वो अगला मैच अब किससे कब लड़ेंगे तो नाइगल मैकगनिस का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर ब्रायन को फेस करने के बाद उनका यहाँ पर कोई भी मैच रसल करने का कोई भी प्लान नहीं गए और उन्हें यहाँ पर
पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि वो AEW के अंदर अगला मैच कब और किससे लड़ेंगे। और अगर यहाँ पर वो दोबारा कोई मैच नहीं भी लड़ते गए तो वो यहाँ पर खुशी खुशी रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि उन्हें यहाँ पर फाइनली एक बार रिटर्न करके ब्रायन से रेसल करने का मौका मिला। और अगर यहाँ पर उन्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती गए तो उन्हें यहाँ पर इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और बेसिकली नाइगल मैकगेनिस को ये नहीं पता है कि टोनी खान की कंपनी उन्हें यहाँ पर दोबारा रिंग के अंदर कब डालेगी। वेल, आपको क्या लगता है नाइगल को अपना अगला मैच किससे लड़ना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रेसल ड्रीम के न्यू मैच की। गाइज यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर LFI के होलोग्राम पर अटैक करने के बाद अब टोनी खान ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहाँ पर लूचा लिब्रे 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच देखने को मिलेगा। और AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर होलोग्राम उनका मेन पेपर व्यू पर डेब्यू करने वाले गए, जहां पर वो 20 मॉर्टिस को 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स में फेस करेंगे। और AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहाँ पर 20 मॉर्टिस और होलोग्राम के बीच में 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है टोनी खान का होलोग्राम को रैंडमली पेपर व्यू के मेन कार्ड पर डालना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान और AEW की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक जब AEW और वार्नर मीडिया ने उनके न्यू टीवी डील को अनाउंस किया तो AEW के टीवी डील अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी सारी अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ओरिजिनल रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि टीवी डील 150 मिलियन की गए, तो वहीं स्पोर्ट बिजनेस जनरल ने ये बोला कि टीवी डील 170 मिलियन की गए। और फाइनली यहाँ पर यह कंफर्म हुआ कि टीवी डील ना 150 मिलियन की है ना 170 मिलियन की गए, बल्कि टीवी डील 185 मिलियन की गए। और AEW के टीवी डील के अब इस पूरे मामले के अंदर एक और बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक सामने आ रहा है। गाइज, यहाँ पर जब स्पोर्ट जनरल के द्वारा ये बताया गया कि AEW का टीवी डील 170 मिलियन डॉलर का है, तो स्पोर्ट जनरल ने एक और चीज मेंशन की थी कि यहाँ पर AEW के टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया AEW कंपनी के स्टॉक्स को ओन करती गए। और जिस तरीके से WWE के अंदर TKO के अलावा WWE कंपनी के अंदर और भी काफी सारे स्टॉक होल्डर है, और निक खान, एरियल और मार्क कुबन सहित जिस तरीके से WWE के अंदर TKO के काफी सारे लोग कंपनी का अलग अलग इक्विटी स्ट्रक्चर ओन करते गए, उसी तरीके से AEW के अंदर भी वार्नर मीडिया AEW कंपनी का इक्विटी स्ट्रक्चर ओन करती गए। और गाइज, क्योंकि वार्नर मीडिया AEW कंपनी के अंदर इक्विटी ओन करती गए तो इसीलिए AEW कंपनी का टीवी पर होना AEW और वार्नर मीडिया दोनों के लिए फायदेमंद है। और यही स्पोर्ट बिजनेस जनरल के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एरिक बिस्कॉफ ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर ये बोला था कि वार्नर मीडिया AEW कंपनी का 50% ओन करती गए, इसीलिए AEW को वार्नर मीडिया से टीवी डील मिल रहा है। और बेसिकली इस टीवी डील से AEW कंपनी कोई भी पैसा नहीं बनाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली वार्नर मीडिया AEW कंपनी को पूरी तरह से फ्यूचर में ओन करेगी। और गाइज, बिस्कॉफ की इन फालतू बातों के बाद फाइटफुल का ये कहना था कि AEW कंपनी के अंदर वार्नर मीडिया किसी तरह का कोई भी स्टॉक ओन नहीं करती गए। और गाइज, यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना था कि फाइटफुल ने वार्नर मीडिया और AEW दोनों ही जगह पर बैक स्टेज पर इस चीज को लेकर बात की गई। और फाइटफुल ने आज से पहले कभी नहीं सुना है कि AEW कंपनी के अंदर यहाँ पर वार्नर मीडिया का कोई भी स्टॉक ओन होता है। बट गाइज, यही फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने ये बोला कि उन्होंने भी इससे पहले तो ये कभी नहीं सुना है कि वार्नर मीडिया AEW कंपनी का कोई स्टॉक ओन करती गए, क्योंकि AEW पूरी तरह से टोनी खान की प्राइवेट कंपनी गए। बट गाइज, यहाँ पर मिल्जर ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया कोई स्टॉक ओन भी करती गए तो वो इक्विटी स्ट्रक्चर कंपनी में 10% से ज्यादा नहीं होगा। और अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया ओन करती भी होगी तो पॉसिबली टोनी खान ने कंपनी का 5% या 7% वार्नर मीडिया को दिया होगा। और कुछ इस तरीके से काफी सारे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट के बाद अब फाइनली यहाँ पर AEW के रेसल ड्रीम के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान आज यहाँ पर जब मीडिया से बात कर रहे थे तो फाइटफुल सेलेक्ट के रिपोर्टर्स ने सामने से टोनी खान से पूछा कि क्या यहाँ पर वार्नर मीडिया AEW कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई स्टॉक ओन करती गए, और क्या यहाँ पर AEW के अंदर वार्नर मीडिया का कोई भी इक्विटी स्ट्रक्चर है। तो टोनी खान इसका जवाब देकर ये बोलते गए कि टोनी खान डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि AEW कंपनी के अंदर कौन क्या ओन करता है, बट टोनी खान ये बोल सकते गए कि AEW कंपनी का पूरा कंट्रोल टोनी खान के पास है और AEW कंपनी के 100% वोटिंग राइट टोनी खान ओन करते गए। और AEW के अंदर कब यहाँ पर क्या करना है ये सब कुछ यहाँ पर टोनी खान का डिसीजन होता है। बट जहाँ तक बात रही AEW कंपनी के किसी और के स्टॉक होल्डर होने की, तो टोनी खान ऐसे मामलों के ऊपर कोई भी कमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। और कुछ इस तरीके से टोनी खान के द्वारा एक बार फिर से जलेबी की तरह घुमा घुमा कर जवाब दिया गया है। वेल गाइस, टोनी खान ने
जिस तरीके से मीडिया कॉल के ऊपर जवाब दिया है उसके बाद मुझे यहाँ पर लगता है कि 100% AEW के अंदर कोई ना कोई AEW कंपनी के अंदर माइनर इक्विटी ओन करता है। बट गाइज यहाँ पर ये जरूरी नहीं गए कि ये जो माइनर इक्विटी कोई और ओन करता है ये यहाँ पर वार्नर मीडिया हो, क्योंकि गाइज मुझे इस चीज़ के हाई चांसेस लगते गए कि AEW कंपनी के अंदर ये जो दूसरा माइनर इक्विटी ओनर है ये टोनी खान के फादर साद खान हो सकते गए, क्योंकि AEW के फाउंडेशन के लिए साद खान के द्वारा टोनी खान को 100 मिलियन दिए गए थे और हो सकता है इसकी रीजन की वजह से टोनी खान ने उनके फादर को कंपनी के अंदर एक माइनर इक्विटी स्ट्रक्चर दिया हो। बट गाइज इसके अलावा AEW के अंदर और भी ऐसे काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं इसको टोनी खान ने पॉसिबली कंपनी के अंदर माइनर इक्विटी स्ट्रक्चर दिया होगा। और इवन यहाँ पर 2022 के अंदर जब CM पंक काम कर रहे थे तो एक बार तो इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी कि टोनी खान CM पंक को कंपनी के अंदर एक माइनर स्टॉक देने वाले गए और इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं गए कि टोनी खान की कंपनी के अंदर अगर यहाँ पर कोई 5 या 7% का स्टॉक ओन करता है तो ये यहाँ पर 100% वार्नर मीडिया होगी। वेल मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि पॉसिबली यहाँ पर टोनी खान के फादर डेफिनेटली कंपनी का कुछ हिस्सा ओन करते गए। बट गाइस देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरी स्टोरी आगे चलकर कैसे जाती गए और क्या यहाँ पर सच में अगर वार्नर मीडिया कंपनी के अंदर कोई भी माइनर स्टॉक ओन करती गए तो कंपनी के रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर ये कैसा इंपैक्ट डालता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।